हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। लेकिन उससे पहले पोएट और पोएम के बैकग्राउंड के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। यदि आप उससे परिचित हैं पहले से, तो आप इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे समरी तक पहुंच सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के सबसे बड़े और मेजर पोइट हैं। रोमांटिक एज में पोइट्स नेचर यानी प्रकृति के बारे में बहुत लिखते थे, और वही प्रकृति प्रेम यानी लव फॉर नेचर इस पोएम में भी हमको देखने को मिलेगा। वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम्स जैसे लिरिकल बैलेड्स, जो कि उन्होंने 1798 में सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर पब्लिश की थी, के लिए जाने जाते हैं। लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिक एज की शुरुआत करने वाला वर्क भी कहा जाता है। इसके अलावा टिंटन एबी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लूसी पोएम्स और द प्रिल्यूड भी वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस और प्रोमिनेंट कविताएं हैं। वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट भी थे, यानी जिसको राजकवि कहते हैं। वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ पोइट्री को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस बोलते थे, यानी कुछ देखकर जो एक ओवरफ्लो, एक उबाल जो आता है इमोशंस का, भावनाओं का हमारे अंदर, और वो पेन से पेपर पर उतार देना ही पोइट्री है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना था। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के इंट्रोडक्शन में अपने विचार रखते हुए कहा था कि पोइट्री को एक ऐसी भाषा में लिखा जाना चाहिए जो कि आम लोगों द्वारा यूज़ की जाती हो। जॉन कीट्स, जो कि एक यंगर रोमांटिक पोएट हैं और अपने आप में एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखते वक्त वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को इगोइस्टिकल सबलाइम कहा था, जो कि शेक्सपियर के नेगेटिवली कैपेबल होने से उलट चीज़ होती है, यानी अपना एक विचार रखते हुए, एक मत रखते हुए पोइट्री लिखना। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में ये फेमस है कि उनकी पोएम्स में एक हीलिंग पावर है, एक थेरेपी जैसी लगती हैं उनकी पोएम्स। ऐसा लगता है मन को शांत और किसी दुख से उबारने में काम आती हैं। ये अलग अलग टाइम पे रीडर्स ने महसूस किया है, और पढ़ने के बाद हम भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारी आज की पोएम, जो कि है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक पेट्रार्कन या क्लासिकल या इटालियन, ये एक ही तरीके के नाम है, सोनेट है, और जिसे कि 1802 में कंपोज किया गया था, और वर्ड्सवर्थ ने इसे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 दैट इज़ 1807 में पब्लिश करवाया था। इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोएम, जैसा मैंने अभी बताया, एक सोनेट है। सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें यूजुअली 14 लाइंस होती हैं। सोनेट का जो टाइप है उसे पेट्रार्कन, इटालियन या क्लासिकल सोनेट बोलते हैं। इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा जाता है, जो होता है 2 क्वार्टरेंस, यानी 2 4 लाइन स्टैंजा और 2 टर्सेट्स, दैट मीन्स 2 3 लाइन स्टैंजास। कुल मिला के 14 लाइन्स बनती हैं। इसकी राइम स्कीम भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, जो कि होता है ABBA, ABBA, CDE, CDE। पोएम को पढ़ते टाइम हम इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पोएम को समझने के लिए इसका कंटेक्स्ट, संदर्भ या बैकग्राउंड जानने की बहुत ज़रूरत है। ये पोएम लिखी गई है 1803 के अराउंड। इंग्लैंड में पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो 1760 से लेकर 1820 to 30 चला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो एक रेवोल्यूशन था, एक बड़ा बदलाव था, जिससे आज की हमारी दुनिया जैसे हम देखते हैं वो बनी। अब तो हमें मशीन्स और पता नहीं किस किस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, लेकिन पहले के ज़माने में जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। वहाँ पे फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, इस सब से लोग अपने आय कमाते थे। लेकिन इन्वेंशंस होने के कारण, जो कि 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा हुई, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप की गई और मशीन्स का रोल सामने आया। इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी ट्रांसफ़र हो गई, एक तरीके का इंडस्ट्रियल बूम देखने को मिला। एक ऐसी दुनिया जो कि एग्रीकल्चर और नेचर से दूर मशीन्स की ओर जा रही थी, उस दुनिया में धीरे धीरे लोगों में बदलाव देखकर वर्ड्सवर्थ एक परेशानी में पड़ गए, और उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए ये पोएम लिखी कि हम इस दुनिया के चक्कर में पड़कर अपनी असल जो नीड्स होती है, एक ह्यूमन की जो स्पिरिचुअल और जो नेचर के साथ उसका कनेक्शन होता है, वो भूलते जा रहे हैं। वही है इस पोएम का थीम। तो आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं हमारी आज की इस पोएम को। चलिए सबसे पहले हम पोएम की फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग,
we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. पहली लाइन देखते हैं जिसमें इस पोएम का टाइटल भी आता है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पोएट का मानना है कि जो वर्ल्ड है यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इस दुनिया की, भौतिक चीज़ें कहते हैं जिन्हें, जैसे कि पैसा, हमारी नौकरियाँ, चीज़ें जो कि बाज़ार में मिलती हैं, ये सब जो दुनिया की जितनी भी खींचतान है और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनमें कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, कहते हैं ना मोह माया, वर्ल्ड को कहते हैं ना मोह माया, वो सब हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। पोइट कहते हैं कि हमें किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। अब आप कहेंगे हम वर्ल्ड में रहते हैं तो वर्ल्ड तो हमारे अंदर ज़्यादा होगा ही, लेकिन हमारे अंदर, हमारी खुद के अंदर भी तो एक दुनिया है ना, यानी हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ जिसे कहते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल सेल्फ जिसे कहते हैं, हम उस पर तो कोई ध्यान देते नहीं हैं। जो आउटर वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वही हमारे संग हमेशा रहता है और कुछ ज़्यादा ही रहता है। लेट एंड सून, लेट एंड सून से मतलब है हर समय, लेट चाहे सून, बाद में या जल्दी, हम हमेशा उसी दुनिया में मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं, यानी बिज़ी रहते हैं उसी दुनिया में और डूबे रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। हम गेटिंग एंड स्पेंडिंग इसी से समझ में आ रहा है, खरीदना, चीज़ें पाना और खर्च कर देना। इसी में हम अपनी सारी पावर्स जो है, सारी एबिलिटीज़ हैं, जितनी भी क्षमता है हमारे अंदर, वो वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। हम नेचर यानी प्रकृति में कभी कुछ नोटिस ही नहीं करते जो कि हमारा खुद का भी है। जैसे कि अगर हम मौसमों को ही ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि यही तो लाइफ साइकिल है और हमारा मूड, हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ भी मौसमों की तरह ही तो बदलती हैं। और प्रकृति में आप बार बार पाएंगे कि हमारी खुद के नेचर और बाहर वाला नेचर जो होता है, बाहर वाली प्रकृति और हमारी खुद की प्रकृति बहुत मैचिंग है, लेकिन हम वो देख नहीं पाते। लिटिल एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और यानी हम नहीं देख पाते कुछ। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बोन। हमने अपना हार्ट है, जो अपना दिल है, दिल यानी अपनी सारे इमोशंस, सारी भावनाएं, सब कुछ जो वर्थवाइल है, जिसकी असल में कीमत है, वो तो इस दुनिया को ही दे दिया है, डेडिकेट कर दिया है। अ सॉर्डेड बोन, यहाँ पे सॉर्डेड बोन में आप समझ लीजिए एक ऑक्सीमोरन है, क्योंकि दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा गया है। सॉर्डेड मतलब बहुत ज़्यादा जो अच्छे इंटेंशंस नहीं होते हैं वो, और बोन मतलब वरदान। तो ये बड़ी ही घटिया सा कुछ वरदान है हमको। वरदान घटिया नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने दो अपोजिट आइडियाज़ को रखा है कि अगर ये वरदान है जो मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें दिया है, आज के ज़माने ने हमें, हम कहते हैं हमारे पास पैसा हो गया है, हमारे घर कितने अच्छे होने लग गए हैं, लेकिन जो ये वरदान है ये बड़ा घटिया किस्म का है, क्योंकि बदले में इसने हमसे बहुत कीमती कुछ और ले लिया है। और ये चीज़ आप अपने आसपास भी गौर कर सकते हैं कि लोग असल में अपने आप को नहीं जानना चाहते स्पिरिचुअली या फिर इंटेलेक्चुअली, ना ही वो नेचर को असल में पास से देखना चाहते हैं। हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और लोगों से अगर हमारा कोई बॉन्ड भी बनता है तो हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, थोड़े हर्ट होने पे लोगों से डर जाना, नए लोगों से मिलने से डरना, और असल में लोगों से खुलना और असल में हिम्मत रखना हम भूल गए हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं जान पाते। ये पोएम बहुत पुरानी है, लेकिन लगता है आज और भी रेलिवेंट यानी तर्कसंगत है। तो हम कितने अंदर तक नकली हो गए हैं ये हमें खुद नहीं पता कि हमें जीवन से चाहिए क्या। चलिए नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं इस पोएम की। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. पोएट बोलते हैं कि ये जो सी है यानी समुद्र है, जो कि अपनी बूजम फैलाए मून को देख रहा है। सी, जब आपने देखा होगा कि सी के ऊपर जब मून लगता है तो ऐसा लगता है कि सी की छाती मून की तरफ है, ऐसे लेटा हुआ है, सी ऐसा लगता है ना। और द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यानी वो हवाएं जो कि हर समय हाउल करती रहेंगी। अभी साइलेंट है, अभी साइलेंस है, शांति है, लेकिन वो हमेशा हाउल करती रहती हैं ज़्यादातर, और करने लग जाएंगी। हाउलिंग मतलब जब विंड्स चलती हैं तब आवाज़ आती है जो वो। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और वो अभी क्या है, गैदर्ड है, जमा है, कैसे, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। जब फ्लावर्स रात के टाइम आपने देखा होगा, थोड़े से उनके जो पेटल्स होते हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह जो विंड्स हैं अभी वो शांत हैं और एक जगह जमा हैं और सो रही हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। तो पोएट ने सी का मेंशन किया, समुद्र का, मून, चांद का,
हवाओं का और फ्लावर्स का मेंशन किया कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए और हर चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए और हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम ट्यून से ही आउट हो चुके हैं, हम आउट ऑफ टच हो चुके हैं और हमें ये सब समझ में नहीं आता। ये सब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये नेचुरल चीज़ों की हमें समझ नहीं आती क्योंकि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं इस पोएम की। It moves us not. Great God, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn, so might I, standing on this pleasantly. अब पोएट बोल रहे हैं कि इट मूव्स अस नॉट, ये जो चीज़ें उन्होंने लास्ट लाइन्स में मेंशन की वो हमें मूव नहीं करती, हमारे दिल में कुछ भी भाव नहीं जगाती। मूव यहाँ पर करने का मतलब है कुछ भाव जगाना, अंदर नहीं होता, हम उससे मूव नहीं होते। ग्रेट गॉड, भगवान से कहते हैं महान ईश्वर, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. मैं क्या होऊंगा, एक पेगन होऊंगा। पेगन होता है जो खासकर उन लोगों को बोला जाता है जो कि क्रिश्चियन रिलीजन नहीं फॉलो करते। तो छोटे छोटे जो ट्राइबल रिलीजन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो पेगन रिलीजन्स बोल दिए जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं एक पेगन हो जाऊंगा और एक ऐसी क्रीड, एक ऐसे रिलीजन, धर्म का पार्ट होना ज़्यादा पसंद करूंगा जो कि अब है भी नहीं, फैशन में भी नहीं है या फिर बहुत पुराना हो चुका है, जिसे ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं करते। मैं उसका पार्ट होना पसंद करूंगा बजाय इस भाग दौड़ के पार्ट होने में, क्योंकि हम जो पूजा भी करते हैं, हमारा जो रिलीजन भी है, वो भी हम उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो पोइट कहता है कि मैं ऐसा एक पेगन हो जाऊँगा। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, तो क्या हो सके, माइट आई मतलब तो क्या कर सकूँ मैं, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, यहाँ इस ली का मतलब होता है LEA, ली का मतलब होता है घास का मैदान, बड़ा सुंदर सा जो घास का मैदान है उस पर खड़ा होकर मैं क्या कर सकूँ। नेक्स्ट लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स पढ़ते हैं इस पोएम की। Have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. पोइट कहता है कि वो उस घास पर खड़ा होकर क्या कर सके, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ऐसी झलक देख सके जो कि उसे कम अकेला बनाए। फॉरलॉर्न मतलब अकेला, तो उसका अकेलापन कम कर सके। अब वो झलकियों की, ग्लिम्सेस की जो बात कर रहा है, वो झलकियाँ क्या होंगी। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, तो पोइट कहता है कि वो झलक में क्या देख पाए, किसकी साइट देख पाए, नज़ारा देख पाए, प्रोटियस का राइजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटियस ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, नदियाँ, ओशियंस, समुद्र, इसके देवता होते हैं। तो प्रोटियस को, स्वयं प्रोटियस को वो सी से निकलता हुआ देख पाए, यानी इतना जो डिविनिटी है नेचर के अंदर, इतनी स्पिरिचुअलिटी है, वो निकलकर उनके सामने आए कि ऐसा लगे कि देवता खुद समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज wreathed हॉर्न। अब ट्राइटन कौन है, ट्राइटन भी एक ग्रीक गॉड है और सी से ही एसोसिएट किया जाता है इनको, समुद्र से, समुद्र के ही देवता हैं। और इनकी खासियत ये है कि आपने कॉन्च शेल्स देखे हैं जो समुद्र के आसपास पाए जाते हैं पड़े हुए बीच पे, उसको इन्होंने ट्रम्पेट की तरह बजाया था। तो पोइट उसी ट्रम्पेट को रेफर करते हुए बोलते हैं कि मैं ट्राइटन जो देवता हैं उनको सुनूं, क्या बजाते हुए, उनका रीडेड हॉर्न, हॉर्न जिसके आसपास रीड्स हैं, बहुत सारे फ्लावर बैंड्स हैं, उसको बजाते हुए सुनूं। हॉर्न मतलब ट्रम्पेट। तो ये थी आज की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके थीम्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका जो मेजर थीम है पोएम का वो है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया जो हो गई है और उसका जो इम्पैक्ट है वो है इसका थीम। सेकंड है जो लोगों में मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं, भौतिकतावाद जो होता है कि बाहर की चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव होना बजाय अंदर की क्वालिटी के, वो है इसका एक थीम। थर्ड थीम जो इसका बोल सकते हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम नेचर, प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। अगला है नेचर और मैन के रिलेशनशिप, और नेचर बनाम मैन, यानी नेचर वर्सेस मैन भी हो सकता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है और ये एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए हैं, खासकर मैन जो है वो नेचर का दुश्मन भी बन गया है। पोइट्स एस्पिरेशन टू बी अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और एक चाहत दिखती है पोइट की कि इस दुनिया से, जो कि ये ऊपर वाले सारे थीम्स जिस पे अप्लाई होते हैं, उससे दूर चला जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल प्रूव हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।